ग्रेट। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एसआर ग्रुप कॉलेज की क्लास में, जहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं सम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू ऑल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। एंड ये ऐसे स्ट्रक्चर, ये ऐसे हैंडी स्ट्रक्चर हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द क्लास। चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम लोग किस तरह के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर को आज हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही बेटर कर देगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्कफुल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द क्लास, नाउ मूव अहेड टुवर्ड्स द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट दिस। So guys, as you know very well that today is the day of 18, आज डे 18 है और इस डे 18 की क्लास में आज आप लोग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग किस तरह के स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी करते हैं आप अपनी डे टू डे लाइफ में। इस तरह के सेंटेंस को कैसे यूज़ करते हैं और यह आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। नाउ लेट्स सी। सो आज जो हम लोग यूज़ पढ़ने वाले हैं वो है यूज़ ऑफ इनवर्डली का, सेकंड यूज़ है स्क्रूड अप टू का, थर्ड यूज़ है रिमाइंड मी का, फोर्थ यूज़ है यूज्ड टू बी का एंड फिफ्थ यूज़ है नीड का। बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर है। इनवर्डली मतलब होता है मन ही मन। जैसे अगर आपको कभी इस तरह के सेंटेंस बोलने हुए कि वह मन ही मन सोच रहा था, वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी, वह मन ही मन डर रही थी, वह मन ही मन उसके बारे में सोच रही थी, तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनवर्डली का। नेक्स्ट हमारा आता है स्क्रूड अप टू का। इसका मतलब होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन सी द नेक्स्ट। रिमाइंड मी का यूज़ होता है याद दिलाती है। ओके, जैसे आप यूज़ कर सकते हैं रिमाइंड मी, जैसे यह गांव मुझे मेरे गांव की याद दिलाता है। ओके, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। स्क्रूड अप टू का मतलब यूज़ कर सकते हैं जैसे अगर आप कभी इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि मैंने ये चीज़ करके गलती की, जैसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मैंने अपनी नौकरी छोड़ के गलती की, मैंने उससे बात करके गलती की, मैंने उससे पूछ कर गलती की। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि मैंने ये करके गलती की, तो वहाँ पे हम स्क्रूड अप टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज्ड टू बी का यूज़ है। यूज्ड टू बी का मतलब होता है हुआ करता था। जैसे जब सपोज़ आप कहीं बाहर रहने लगे, अपने गांव को छोड़ के कहीं बाहर रहने लगे, किसी सिटी में रहने लगे, फिर आप कई सालों बाद जब आते हैं तो आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना, यहाँ एक पेड़ हुआ करता था, यहाँ एक स्कूल हुआ करता था, यहाँ एक नल हुआ करता था। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के सेंटेंस को स्पीक करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज्ड टू बी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट यूज़ है हमारा नीड का। नीड मतलब होता है ज़रूरी, ज़रूरत है या फिर चाहिए। ओके, जब हमें किसी चीज़ के लिए ज़रूरत होती है, चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं नीड का। जैसे मुझे कुछ समय चाहिए, तो ऐसा नहीं बोलेंगे आई वॉन्ट सम टाइम, आई नीड सम टाइम। ओके, जैसे अगर आपको कहना हुआ मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत है या फिर चाहिए, आई नीड सम मनी, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं नीड का। चलिए बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं हमारा आज का पहला स्ट्रक्चर। सो द फर्स्ट इज़ दैट यूज़ ऑफ इनवर्डली का। तो जैसे अगर आपको कहना हुआ वह मन ही मन सोच रहा था, या फिर आपको कहना हुआ वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, या फिर आपको कहना हुआ वह मन ही मन बात कर रही थी, या फिर आपको कहना हुआ वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अगर आपको इस तरह के सेंटेंस को स्पीक करने हुए तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वह मन ही मन सोच रहा था, वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, वह मन ही मन बात कर रही थी, वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलिए इस तरह के स्ट्रक्चर सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रक्चर, ताकि इसको अच्छे से आप लोग समझ जाएं और कोई परेशानी ना हो आपको आगे इसे यूज़ करने में और इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है
देखिए इस तरह के सेंटेंस को यूज़ करने के लिए स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़ करना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इनवर्डली, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप यहाँ पे वर्ब यूज़ कर सकते हैं। और वर्ब के साथ में अगर पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो यहाँ पे आप आईएनजी का भी आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इनवर्डली, यहाँ पे वर्ब में आप कोई भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं और जो भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज़ कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी यूज़ करना है, या फिर जीरन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ओके, आईएनजी फॉर्म। और ऑब्जेक्ट यूज़ कर देना है आपको। बाय द वे हम सिर्फ सीखते हैं कोई काम कर रहा था, तो इसके लिए आपको यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और हेल्पिंग वर्ब में आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ज या वर्ब का, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है, वह मन ही मन में मुस्कुरा रहा था, वह मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप यूज़ करते हैं। जैसे जब कोई चीज़ कोई सोचता है, कोई अच्छी चीज़ों के बारे में सोचता है और मुस्कुराता है, तो आप यूज़ करते हैं ना, वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहा था, पर मन ही मन क्या था, मुस्कुरा रहा था। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? He was inwardly smiling. He was inwardly smiling. देखिए यहाँ पे मुस्कुरा रहा था, इसलिए मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज़ किया है। तो यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज़ कर देना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपका was या were होगा। वह मन ही मन में मुस्कुरा रहा था, he was inwardly smiling. नेक्स्ट है, मुझे मन ही मन में गुस्सा आ रही थी। मुझे मन ही मन में गुस्सा आ रही थी, या फिर मुझे मन ही मन में गुस्सा आ रहा था। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I was inwardly getting angry. I was inwardly getting angry. मतलब मुझे मन ही मन में गुस्सा आ रहा था, ओके। जैसे जब आप कहीं ऐसे लोगों के बीच में हैं और कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपको अच्छा ना लगे और आप मन ही मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दें, आप उस घटना के बारे में किसी को बताते हैं तो आप ऐसे बोलते हैं ना, मुझे मन ही मन में इतना ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि मन कर रहा था उसका मुंह तोड़ दूं, बट नहीं तोड़ सका, ओके, मतलब नहीं कर सका वैसा। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आई वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। मैं मुझे मन ही मन में गुस्सा आ रही थी या फिर गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट है, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह मन ही मन सोच रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था। अब कोई जब मन ही मन में सोचता है तो हम यूज़ करते हैं ना, वो मन ही मन में पता नहीं क्या सोच डाल रहा था। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? He was inwardly thinking. He was inwardly thinking. वह मन ही मन में सोच रहा था या फिर वह मन ही मन सोच रहा था। नेक्स्ट है, वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था। ओके, जैसे जब कोई बड़बड़ाता है, ओके, खुद से ही बातें करता है, तो हम यूज़ करते हैं ना, वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था। कैसे यूज़ करेंगे इसको? He was inwardly murmuring. He was inwardly murmuring. वह मन ही मन में क्या था? बड़बड़ा रहा था। वह मन ही मन में बड़बड़ा रहा था। He was inwardly murmuring. तो murmuring मतलब होता है, murmur मतलब होता है बड़बड़ाना, murmuring हो जाएगा यहाँ पे, बड़बड़ा रहा था। He was inwardly murmuring. नेक्स्ट है, वह मन ही मन बात कर रही थी। वह मन ही मन बात कर रही थी। मन ही मन बात कर रही थी मतलब कि हाँ, वो अपने आप से कुछ कह रही थी, अपने आप से ही बातें कर रही थी। कैसे बोलेंगे? She was inwardly talking. She was inwardly talking. मतलब वह मन ही मन बात कर रही थी। अगला हमारा एग्जाम्पल है, वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वह मन ही मन भगवान से क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? She was inwardly praying to the God. She was inwardly praying to the God. वह मन ही मन भगवान से क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी।
तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो ये रहा आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर जो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेंटेंस भी प्रोवाइड किया है, तो इस पर आप प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में। ओके, सो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर। द नेक्स्ट इज, अगर आपको कहना हुआ मैंने अपनी जॉब छोड़कर गलती कर दी, या फिर मैंने तुमसे पूछकर गलती कर दी, या फिर आपको कहना हुआ मैंने तुम्हें बताकर गलती कर दी, या फिर आपको कहना हुआ हम यहाँ पर आकर हम लोग यहाँ पर आकर गलती कर दिए, तो इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलिए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंस को यूज़ करने के लिए, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आप यूज़ करेंगे, या फिर आप बोलेंगे मैंने तुम्हारी मदद करके गलती कर दी। सपोज दैट आप किसी की मदद किए, बट ऊपर से वो इंसान आप ही को सुना दिया, तो आपने कहा मैंने तुम्हारी मदद करके गलती कर दी। तो कैसे बोलेंगे इस तरह के सेंटेंस को? चलिए इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए लेते हैं स्ट्रक्चर। तो मैम पहला स्ट्रक्चर है, देखिए स्ट्रक्चर है स्क्रूड अप टू का। ओके, स्क्रूड अप टू का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट। आपका जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, स्क्रूड अप टू का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज़ कर देंगे। बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, स्क्रूड अप टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे फॉर द एग्जाम्पल अगर आपको कहना हुआ मैंने तुमसे बात करके गलती कर दी, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे मैंने तुमसे बात करके गलती कर दी? आई स्क्रूड अप टू टॉक टू यू। आई स्क्रूड अप टू टॉक टू यू, मैंने तुमसे बात करके गलती कर दी। ऐसा होता है ना कभी कभार कि जैसे जब हम किसी से बातें करते हैं और वो बहुत ज़्यादा ईगो में आके बातें करता है, तो हम लोग ऐसे ही सेंटेंस यूज़ करते हैं ना कि मैंने तुमसे बात करके गलती कर दी। ओके, आई स्क्रूड अप टू टॉक टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैंने वहाँ जाकर गलती कर दी। सपोज दैट आप कहीं पे ऐसी जगह पे गए जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए था, तो आप आकर कहते हैं मैंने वहाँ जाकर गलती कर दी। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I screwed up to go there. I screwed up to go there. मैंने वहाँ जाकर गलती कर दी। तो इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। इस पर प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला एग्जाम्पल। सो अगला एग्जाम्पल है मैंने अपनी जॉब छोड़कर गलती कर दी। मैंने अपनी जॉब छोड़कर गलती कर दी। अब सपोज दैट आपने बहुत ही गुस्से में तो जॉब छोड़ दिया। अब जब घर बैठ गए फिर उसके बाद आप सोच रहे हैं कोई काम भी नहीं मिल रहा है, मैंने अपनी जॉब छोड़कर ना गलती कर दी। मुझे इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होना चाहिए था, गुस्से में मुझे अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। मैंने अपनी जॉब छोड़कर क्या कर दी? गलती कर दी। कैसे बोलेंगे? आई स्क्रूड अप टू लीव माई जॉब। आई स्क्रूड अप टू लीव माई जॉब। मैंने अपनी जॉब छोड़कर क्या कर दी? गलती कर दी। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है मैंने तुमसे पूछकर गलती कर दी। ओके, जैसे जब आप किसी से कोई चीज़ पूछे और वो बदले में आपको बहुत ही गुस्से से जवाब दे, तो आप ऐसा बोलते हैं ना मैंने तुमसे पूछकर गलती कर दी। ओके, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई स्क्रूड अप टू आस्क यू। आई स्क्रूड अप टू आस्क यू। या फिर आप कोई ऐसा चीज़ें पूछ ले या फिर अगले बंदे को समझ में ना आए, आपको बहुत बार उसको समझाना पड़े, नहीं ऐसा नहीं, मैंने ये पूछा है, तो आप ऐसा बोलते ना मैंने तुमसे पूछ कर गलती कर दी। तुम्हें तो आ ही नहीं रहा, तुम समझ ही नहीं रहो कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आई स्क्रूड अप टू आस्क यू। नेक्स्ट है मैंने तुम्हें बताकर गलती कर दी। मैंने तुम्हें बताकर गलती कर दी। सपोज दैट आपने कोई चीज़ किसी को बताई और वो चीज़ सभी से बता दिया, तो आपने कहा मैंने तुम्हें बताकर गलती कर दी, मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। या फिर आप इसको अदर सेंस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप इस तरह की बातें करें मैंने तुम्हें बताकर गलती कर दी, देन यू कैन यूज़ आई स्क्रूड अप टू टेल यू। आई स्क्रूड अप टू टेल यू, मैंने तुम्हें बताकर गलती कर दी।
नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, मैंने तुम्हारी मदद कर कर गलती कर दी। मैंने तुम्हारी मदद करके गलती कर दी। मैंने मदद भी की और ऊपर से तुम मुझे चिल्ला भी रहे हो, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? आई स्क्रूड अप टू हेल्प यू। आई स्क्रूड अप टू हेल्प यू। मैंने तुम्हारी मदद करके गलती कर दी। तो इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं इससे रिलेटेड। एंड आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे, तो इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अब इससे रिलेटेड आप जितने भी सेंटेंस आप इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं, नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, अगर आपको कहना हुआ तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो। ओके, क्या कहना हुआ? अगर आपको कहना हुआ तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है दिलाता है, दिलाते हो। ये स्कूल मुझे मेरे स्कूल की याद दिलाता है। या फिर आपको कहना हुआ यह गांव मुझे मेरे गांव की याद दिलाता है। जब इस तरह के अगर आपको सेंटेंस बोलने हुए तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास है एक बहुत ही फैंटास्टिक सा स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर है वो ये रिमाइंड मी ऑफ का। बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ कर देना है। ओके, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, रिमाइंड मी का यूज़ करना है, ऑफ का यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट यूज़ कर देना है। मतलब जो भी वर्ड्स होगा, जो भी नेम होगा पीछे, उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स होगा वो आपको यूज़ कर देना है। ओके, ऑब्जेक्ट यूज़ करना है या फिर आप जो भी वर्ड्स होगा वहाँ पे यूज़ कर देना है। जो भी नेम होगा, नाम होगा तो नाम, कुछ भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं रिमाइंड मी ऑफ के बाद। अब इसका मतलब तो आप लोग जान ही गए हैं, इसका मतलब होता है याद दिलाती है। ओके, जैसे अगर आपको कहना हुआ, जैसे फॉर द एग्जाम्पल, तुम मुझे मेरे बचपन की याद दिलाते हो। तुम मुझे मेरे बचपन की याद दिलाते हो। जैसे किसी इंसान को आप देखें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हुए और आपको अपना बचपन याद आ गया कि मैं भी ऐसी एक्टिविटी करता था जब मैं छोटा था। ओके, आपने किसी छोटे बच्चे को देखा वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है, तो आप ऐसे सोचते ना कि उसको देखते ही आपको आपकी बचपन याद आ जाता है। तो अब क्या बोलेंगे? तुम मुझे मेरे बचपन की याद दिलाते हो। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? यू रिमाइंड मी ऑफ माई चाइल्डहुड। यू रिमाइंड मी ऑफ माई चाइल्डहुड। तुम मुझे मेरे बचपन की याद दिलाते हो। जब तुम खेलते हो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं भी किया करता था, इस वजह से तुम मुझे मेरे बचपन की याद दिलाते हो। नेक्स्ट है, यह घर मुझे मेरे घर की याद दिलाता है। यह घर मुझे मेरे घर की याद दिलाता है। अब सपोज दैट जैसा आपका घर है वैसा किसी और का भी घर हो, या फिर वैसे रहन सहन, वैसे सारी चीज़ें उस घर की भी हैं। ओके, सेम। तो आप बोलते ना यह घर मुझे मेरे घर की याद दिलाता है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? दिस हाउस रिमाइंड मी ऑफ माई हाउस। दिस हाउस रिमाइंड मी ऑफ माई हाउस। यह घर मुझे मेरे घर की याद दिलाता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, अगर आपको कहना हुआ तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो। ओके, एकदम आप सेम बिहेवियर का कोई और भी है तो आप ऐसा बोलते हैं ना, तुम्हारी जो आदतें हैं, तुम्हारी जो सारी चीज़ें हैं वो मुझे मेरे भाई की याद दिलाता है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? यू रिमाइंड मी ऑफ माई ब्रदर। यू रिमाइंड मी ऑफ माई ब्रदर। तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी सेंटेंस आप हिंदी में बोलते हैं आप इसको यूज़ करके उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसे इंग्लिश में बना सकते हैं। नेक्स्ट है, ये स्कूल मुझे मेरे स्कूल की याद दिलाता है। ये स्कूल मुझे मेरे स्कूल की याद दिलाता है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? दिस स्कूल रिमाइंड मी ऑफ माई स्कूल। दिस स्कूल रिमाइंड मी ऑफ माई स्कूल। ये स्कूल मुझे मेरे स्कूल की याद दिलाता है। अगला हमारा एग्जाम्पल है, यह गांव मुझे मेरे गांव की याद दिलाता है। यह गांव मुझे मेरे गांव की याद दिलाता है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? दिस विलेज रिमाइंड मी ऑफ माई विलेज।
दिस विलेज रिमाइंड मी ऑफ माई विलेज, ये गांव मुझे मेरे गांव की याद दिलाता है। तो इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। बट इसमें प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा अगर आप भी चाहते हैं अच्छे से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए और इंग्लिश में आप बातें करें। सो यू मस्ट प्रैक्टिस अबाउट दिस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, अगर आपको कहना हुआ यहाँ एक स्कूल हुआ करता था, या फिर आपको कहना हुआ यहाँ एक पेड़ हुआ करता था, या फिर आपको कहना हुआ यहाँ एक नल हुआ करता था, तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए लेते हैं एक बहुत ही फैंटास्टिक सा एडवांस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा दूँ। जैसे अगर आप कहीं पे रहने लगे किसी सिटी में, जैसे मैंने आपको एक पहले ही बताया था, जैसे आप कहीं पे रहने लगे किसी और सिटी में और आप अपने गांव बहुत दिनों बाद आए, मतलब बहुत सालों बाद आए, और फिर उसके बाद आपको जो चीज़ें जहाँ पे थी वो याद है, और आप लोगों से बात करते हुए कहते हैं ना, जब मैं यहाँ पे रहता था तो यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, यहाँ पे एक स्कूल हुआ करता था, यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था। ओके, यहाँ पे एक पुजारी हुआ करते थे। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ हुआ करता था, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं किस स्ट्रक्चर का? नाउ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है देयर यूज्ड टू बी प्लस नाउन प्लस हेयर। ओके, अब देखिए, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं देयर यूज्ड टू बी। ओके, आप हेयर लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि यहाँ का सेंस देयर से निकल ही रहा है। ठीक है, देयर यूज्ड टू बी से निकल ही रहा है, तो नाउन लगाना है हेयर। यू कैन यूज और नॉट, वट एवर, यू कैन यूज हेयर एज वेल इफ़ यू वांट। ओके, तो इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज़ हुआ करता था, जैसे यहाँ एक कुआं हुआ करता था, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? देयर यूज्ड टू बी अ वेल हेयर, देयर यूज्ड टू बी अ वेल हेयर, यहाँ एक कुआं हुआ करता था। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ टेम्पल हेयर, देयर यूज्ड टू बी अ टेम्पल हेयर। आप कई सालों बाद आप आएँ और देखें कि सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, सारी चीज़ें नई हो गई हैं, तो आप कहते हैं ना, दोस्तों से बात करते हुए कहते हैं ना, जब मैं यहाँ पे रहता था तो यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, यहाँ पे एक स्कूल हुआ करता था। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, यहाँ एक स्कूल हुआ करता था, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देयर यूज्ड टू बी अ स्कूल हियर। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ एक पेड़ हुआ करता था, यू कैन यूज लाइक दिस, देयर यूज्ड टू बी अ ट्री हियर। ओके, इस तरह से आप ढेर सारे जितनी भी सेंटेंस को आप ऐसे रिलेटेड बोलते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें हुआ करती थी, देन यू हैव टू यूज लाइक दिस, देयर यूज्ड टू बी अ। Okay, they're used to be by the way, in here that they're used to be, you have to use here to be a tree here. Okay, to be a tree here. The next is, यहाँ पे एक नल हुआ करता था, there used to be a hand pump here. Okay, there used to be a hand pump, तो hand pump मतलब होता है नल। Okay, there used to be a hand pump here. ओके, तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को इससे रिलेटेड क्रिएट करके और स्पीक कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, अगर आपको कहना हुआ मुझे कुछ समय चाहिए, या फिर आपको कहना हुआ मुझे एक रोटी और चाहिए। ओके, सपोज दैट आप खाना खाने बैठे हुए हैं एंड आपको एक रोटी की और ज़रूरत है। ओके, तो कैसे बोलते हैं? मुझे एक रोटी और चाहिए। या फिर अगर आपको कहना हुआ मुझे काम चाहिए, तो इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हियर इज़ अ स्ट्रक्चर फॉर यू ऑल। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर है
सब्जेक्ट नीड प्लस नाउन, ओके, सब्जेक्ट नीड प्लस नाउन, मतलब ज़रूरत है या फिर मुझे चाहिए, मतलब जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो हमें चाहिए ही होता है डेफिनेटली, ओके। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर द एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे पहला एग्ज़ाम्पल है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मतलब मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कैसे यूज़ करेंगे? आई नीड सम मनी, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए या फिर मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे एक ग्लास पानी चाहिए या फिर मुझे एक ग्लास पानी की ज़रूरत है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर मीन्स मुझे एक ग्लास पानी चाहिए। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नीड का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो नाउ यू कैन यूज़ लाइक दिस, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। एंड हमारा अगला एग्जाम्पल है, मुझे कुछ समय चाहिए, या फिर सपोज दैट आपने कोई किसी से कोई चीज़ उधार ली हो और वो फिर उसके बाद बोले कि मुझे कब दोगे, तो आपने कहा कि मुझे कुछ और समय चाहिए, मैं मैंने जो भी पैसे आपसे लिए हैं वो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो कैसे यूज़ करेंगे? आई नीड सम मोर टाइम या फिर आई नीड सम टाइम, ओके। आई विल रिटर्न योर मनी, आई विल रिटर्न योर मनी, मतलब मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, ओके। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मुझे एक रोटी और चाहिए। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मुझे एक रोटी और चाहिए। आई नीड वन मोर चपाती, ओके। चपाती, CHAPATI, only TI you have to use here, okay, not double TI. Here you have to use TI only, okay. I need one more chapati. नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, मुझे काम चाहिए या फिर मुझे काम की ज़रूरत है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई नीड जॉब, आई नीड जॉब, मुझे काम की ज़रूरत है या फिर मुझे काम चाहिए, ओके। सो ये रहे आज के हमारे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। एंड आई होप गाइस आप सारे स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे, बिकॉज all the structure was so good and that it's all useful structure. You must use it, you must practice about it for making your English better, for improving your English speaking skills. So thanks for watching this video. आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद। एंड हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे एक्साइटिंग से कंटेंट लेके जो कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी एंड ये हेल्प करेंगे कि आपको इंग्लिश किस तरह से स्टार्ट करनी है, किस तरह से बोलनी है एंड किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल टाइम।